नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है एसआर आजाद आवाज में। और आज का विषय अनुसूचित जाति जनजाति पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 1 अगस्त को उप वर्गीकरण का, उसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कई पार्टी संगठन विरोध कर रहे हैं, कई पार्टी संगठन समर्थन कर रहे हैं, कई सामाजिक लोग विरोध कर रहे हैं, कई सामाजिक लोग समर्थन कर रहे हैं, कई गैर सामाजिक लोग भी समर्थन कर रहे हैं। तो आज हम आप लोगों से जानना चाहेंगे वास्तव में क्या है। निकुंज मालवीय जी सुन पा रहे हैं? आपका वीडियो बंद है। हाँ, तो हम शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में निकुंज मालवीय जी, जी बस कर रहा हूँ। डॉक्टर आर के सूर्यवंशी जी, मन मकवाना जी, वाल्मीकि जी जुड़े हुए हैं, और अन्य साथी डॉक्टर दुर्गेश मालवीय जी, बनवारी कटारिया जी एएसपी से, और एक और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद पाड़ीवाल। नमस्कार। तो निकुंज से मिलते हैं हम। निकुंज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फैसले पर आप? क्योंकि पूरे देश में जो है पूरा घमासान मचा हुआ है। पूरे देश में जो है कहीं भारत बंद तो कहीं दिल्ली बंद तो कहीं क्या बंद, तो ऐसा मतलब बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। क्या वास्तव में ये चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आखिर क्या है ये मामला? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वास्तव में सही है या गलत है? एसआर आजाद आवाज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने एक मंच उपलब्ध कराया, और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो संवाद की परंपरा इस देश में विगत कई वर्षों से, लगभग 5000 साल से एक संवाद की परंपरा यहाँ स्थापित रही है, और उस संवाद की परंपरा में मूल रूप से दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों की हिस्सेदारी नहीं के बराबर रही है। तो जी, ऐसी परिस्थितियों में जब हम आजादी के 78 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, तो इस यूट्यूब की क्रांति के माध्यम से एक दलित समाज का व्यक्ति भी अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। वो देश और विदेश में अपनी आवाज को बुलंद करके लोगों तक पहुंचा सकता है। तो इस प्लेटफॉर्म का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आइए विषय पे आते हैं। जैसा कि हमारा विषय है SC ST उप वर्गीकरण सही या गलत, या यूं कहे कि 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, ये सही या गलत। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसा इसमें कहा गया SC और ST, तो वस्तुतः जब हम जजमेंट को पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो जजमेंट में अभी शेड्यूल्ड ट्राइब या ST की कहीं बात नहीं की गई है। वो जजमेंट जो है वो पूरा शेड्यूल कास्ट के ऊपर है, जिसको हम अनुसूचित जाति कहते हैं। अब थोड़ा सा आपका विस्तार से हम समझ लेते हैं कि ये मतलब एसटी का कोई रोल नहीं है? हाँ, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें एसटी के बारे में उसका कोई कंक्लूजन नहीं है। जैसे कि हम जब देखते हैं कंक्लूजन रिमार्क देखते हैं हम, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंक्लूजन रिमार्क दिया है पॉइंट नंबर 296 में। जो जजमेंट है उसका पॉइंट नंबर 296 में सब पॉइंट जो है वो 7 सब पॉइंट है। इन 7 सब पॉइंट में मतलब जो कंक्लूजन है उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन एक देश भर में एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है कि एससी और एसटी के आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हो गया है। एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है कि ये क्रीमी लेयर की घोषणा सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये नहीं कहा गया है कि क्रीमी लेयर को
एससी और एसटी में अप्लाई करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 296 पॉइंट्स में है, उसमें 296 पॉइंट के क्लॉज 7 में उन्होंने रेफरेंस दिया है एम नागराज का, जर्नैल सिंह का और देवेंद्र सिंह। ये जजमेंट है, जिन प्रीवियस ये जजमेंट थे उन प्रीवियस जजमेंट में क्रीमी लेयर की बात की गई थी, और उसमें भी ये कहा गया था कि जो क्राइटेरिया ओबीसी में है क्रीमी लेयर का, वो क्राइटेरिया आप शेड्यूल कास्ट में नहीं रख सकते या शेड्यूल ट्राइब में नहीं रख सकते। तो शेड्यूल कास्ट का उसमें जिक्र है। तो इन 3 जजमेंट के आधार पे वो आंदोलन के चलते जो सरकार द्वारा जो फिर बयान दिया जा रहा है कि क्रीमी लेयर को लागू नहीं होने देंगे, ये क्या मैटर है? इसका आपको थोड़ी इसमें स्पष्टता ये होनी चाहिए कि किसी प्रकार का कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने तो दिया नहीं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास में पार्लियामेंट की पावर है जो लॉ बनाता है, लेकिन कुछ केसेस में केस लॉ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय भी लॉ बनाता है। तो इसमें किसी प्रकार का लॉ नहीं बनाया गया है, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर के बारे में। दूसरी बात ये है कि सब कैटेगराइजेशन पे अब आते हैं, जो मूल मुद्दा जिसके कारण से विवाद खड़ा हुआ कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो चूंकि हमारा मूल रूप से आज का मुद्दा भी सब कैटेगराइजेशन का है, तो मेरा इसमें फर्म बिलीव है, मेरा इसमें पूरा विश्वास है कि सब कैटेगराइजेशन एससी कैटेगरी के अंतर्गत होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मैं उसका स्वागत करता हूँ। अच्छा, ये जो आपने तो बोल दिया कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो वकील लोग सुप्रीम कोर्ट में ही जो वकालत करते हैं, क्या उनका दिमाग अलग तरीके से चलता है? देखा जाए तो भारत बंद के दौरान सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने भी आंदोलन में भाग लिया। वकीलों का देखो क्या रहता है, सबके अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहते हैं, सबकी अपनी अपनी राजनीति रहती है। तो जब हमारे पास में भारत सरकार का कोई डॉक्यूमेंट आता है या सर्वोच्च न्यायालय का कोई डॉक्यूमेंट आता है, तो उसको विभिन्न तरीके से तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है। जैसे अभी हम विस्तार से आएंगे, अन्य लोगों के भी इसमें मत आएंगे, जो हमारे 2 मेहमान साथ में है तो उनके भी कुछ मत आएंगे, तो इस पे हम और गंभीरता से चर्चा करेंगे कि मैं पूरा उसमें आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस तरीके से चंद लोगों ने जो बहुजन राजनीति का ठेका ले रखा है, उन्होंने इस पूरे एक माहौल को तैयार करा और देश भर में भारत बंद करवाना, और ये जबकि आपका आरक्षण का मुद्दा हो सकता था, लेकिन सब कैटेगराइजेशन से इतने बेहतरीन सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे को आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था, बड़े दिल के साथ स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन उसको मिस इंटरप्रेट करके देश भर में माहौल तैयार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लोगों के सामने पेपर नहीं लाया गया, सिर्फ बताया गया। भारत बंद की जो मुहिम है किसी पार्टी पॉलिटिक्स द्वारा की गई थी या सामाजिक द्वारा? कभी भी ऐसा होता है कि समाज स्वतः संज्ञान से कुछ नहीं करता, प्रत्येक आंदोलन का एक नेता होता है। अब क्या होता है कि जब सामाजिक संगठन एक मंच पे आते हैं, तो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संगठन के जो लीडर होते हैं उनकी एक मंशा होती है, और वो अपनी मंशा के आधार पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के एक आंदोलन के रूप में सड़कों पर उतरते हैं। आप जानते हैं कि एक डिप्रेस्ड क्लास के लोग, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो स्वयं सड़कों पर उतर जाए, तो अपने लीडर के आह्वान पे, आपके पास में कई जगह वीडियो भी आए होंगे जहाँ पे लोग, आंदोलनकारी लोगों को पता भी नहीं है कि हम ये क्यों आए हैं, लेकिन चूंकि अपने लीडर का आह्वान है तो अपने लीडर के आह्वान के हेतु वे सड़कों पे आए। जहाँ तक देखा जाए कि भारत बंद का जो है सर्वप्रथम जो आह्वान सतपाल तंवर जी द्वारा किया गया था, उसके बाद मायावती जी द्वारा इसका समर्थन दिया गया था। हालांकि इसके बाद चिराग पासवान जी जो सरकार में मंत्री है, उनके द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। हाँ, बाद में कई लोगों द्वारा समर्थन किया गया। भीम आर्मी के प्रमुख जो चंद्रशेखर जी हैं, उनका पहले एक लाइव आता है, उसमें वो 11 तारीख डिसाइड करते हैं दिल्ली आंदोलन की, लेकिन 21 अगस्त आने के एक दिन पहले यानी कि 20 अगस्त को ही वो इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। इसमें क्या देख सकते हैं आप? उसमें सिर्फ इतना सा है कि जब एक समाज के, समूचे समाज के नेता जब एक मंच पे आने के लिए तैयार होते हैं और उनके द्वारा 21 अगस्त तय कर लिया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी जो है वो भी तय करते हैं कि जो समाज की एक राय बनी है, जो समाज के विभिन्न नेताओं की एक राय बनी है, इसके साथ में हमें हो जाना चाहिए। लेकिन एक साथ में वो ये बात भी कहते हैं कि यह हमारा प्रथम चरण है और द्वितीय चरण में हम 11 सितंबर के दिन दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन अगर ये फैसला सही था और अगर ये केवल राजनीतिक उछाल था, तो फिर इसमें कई जगह पर कांग्रेस के नेताओं ने भी सहयोग किया।
नहीं, कांग्रेस का देखो क्लियर कट स्टैंड रहा है। जैसे थोड़ा सा सब कैटेगराइजेशन को हम समझे तो ये शुरुआत पंजाब से हुई थी। पंजाब में 1975 का एक नोटिफिकेशन था। इस नोटिफिकेशन में क्या उन्होंने मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज जो है उनको एससी का जो कोटा था उसके अंदर 50% रिजर्वेशन दिया था। आप जब बैक ट्रेस करते हैं तो 1975 में कांग्रेस की सरकार रही। जब आप हरियाणा का मुद्दा देखते हैं तो 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही। वो भी कांग्रेस के रहे हैं। तो कांग्रेस का हमेशा से सब कैटेगराइजेशन को लेकर समर्थन रहा है। कांग्रेस के एक बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हम सब कैटेगराइजेशन का सपोर्ट करते हैं लेकिन क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं। उनकी हमेशा से ये राय रही है। पंजाब में ये जो है नियम लागू है। थोड़ा पंजाब अन्य हमारे हमारे मेंबर्स को भी आप इसमें इंक्लूड करें, हमारी बात चर्चा और आगे बढ़ेगी। देखने को मिले हैं, पंजाब में इसका लाभ हुआ है कि दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं? देखो, पंजाब का इशू ये है कि 1975 से सब कैटेगराइजेशन था, लेकिन जब 2004 में ईवी चलैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जजमेंट आता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो एससी कम्युनिटी है वो एक होमोजीनियस ग्रुप है और इस होमोजीनियस ग्रुप में सब कैटेगराइजेशन पॉसिबल नहीं है। और वो बोलते हैं कि ये सब कैटेगराइजेशन आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। तो आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के अंतर्गत वो जजमेंट आता है। तो उसकी वजह से वो सब कैटेगराइजेशन जो हुआ था पंजाब में, उस सब कैटेगराइजेशन में ये हुआ कि उसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया कि मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ईवी चिलैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस के जजमेंट के आधार पर। जी। अदरवाइज हाँ, अब इसकी हम ग्राउंड लेवल पे हम परिस्थितियां देखें तो आप ये बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि लोगों ने ये बोला कि सब कैटेगराइजेशन होगा तो समाज में विखंडकारी शक्तियां बढ़ेगी, समाज टूट जाएगा, एकता भंग हो जाएगी। तो उस बात का खंडन भी पंजाब से हो जाता है। तो हमें जो है बहुजन समाज की जो एकता को तोड़ने के लिए इस प्रकार के जो है फैसले लिए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें रखी गई कुछ चंद नेताओं की वजह से, अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए, अपने हित को साधने के लिए। जबकि अगर आप पंजाब का उदाहरण देखेंगे तो 2 अप्रैल 2018 का जो महाआंदोलन हुआ था उसमें पंजाब की क्या भूमिका रही है ये आप किसी से नहीं छुपी हुई है। अगर सबसे ज्यादा अगर सड़कों पे आए थे, रेल बंद करने का अगर काम किया था पंजाब के लोगों ने किया था, पंजाबियों ने किया था, वाल्मीकि ने किया था, मजहबी सिख ने किया था, वहां के अन्य दलित शोषित समाज के लोगों ने किया था। तो अगर एकता भंग होने की बात थी तो 2 अप्रैल 2018 पंजाब में इतने विकराल रूप में देखने को नहीं मिलता। अच्छा, एक चीज इसमें देखने को मिली कि ये लोग चाहे कह रहे थे कि एकता तोड़ने को ये फैसले लिए गए, लेकिन भारत बंद के दौरान भी इन लोगों की टूट देखी गई। टूट क्या है कि देखो, थोड़ा सा सब कैटेगराइजेशन के मुद्दे में आते हैं तो ये होता है कि जब सब कैटेगराइजेशन होगा तो सब कैटेगराइजेशन में हमें क्या होगा, तो ऐसा होगा कि जो दलित में भी जो महादलित जातियां हैं, मतलब वो महादलित भी कैसे, वो रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर डिसाइड होगा कि हमें मतलब स्पष्ट रूप से बोलना ही चाहिए कि एससी एसटी में अगर आप देखते हैं, अगर एसटी में बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो भिलाला, देश भर में आप बात करें तो मीना, इन्होंने एसटी के आरक्षण का अच्छा लाभ उठाया है और अपनी स्थिति और परिस्थिति को बेहतर किया है। अगर हम एससी में बात करें तो जाटव समाज जो है वो अच्छे उच्च पदों पे आपको दिखाई देता है, लेकिन वह अन्य समाज आप जब देखते हैं तो उनका उतना रिप्रेजेंटेशन अभी पूरे ओवरऑल स्कीम ऑफ द रिजर्वेशन में है नहीं। तो उनके रिप्रेजेंटेशन को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए, उनके रिप्रेजेंटेशन को और अधिक मजबूत करने के लिए सब कैटेगराइजेशन का फैसला लिया गया। तो इसमें जो जाटव समाज के लोग हैं हमारे, उन लोगों को सहर्ष इसको स्वीकार करना चाहिए कि हमारे वे भाई जो वंचित है, अति वंचित है, वे भाई जो अति पीड़ित है, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी इस ओवरऑल स्कीम ऑफ द रिजर्वेशन में हो। इस पर उन लोगों का कहना है कि 100% आरक्षण दिया जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ऐसा भी बोला जा रहा है। ये जजमेंट में मैं आपको इसका पॉइंट कोट करता हूँ, जजमेंट से ही कोट करता हूँ। ये जो जिसकी जितनी संख्या भारी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर आप जजमेंट के पॉइंट नंबर 182 में जाएंगे तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की स्पीच है जो कि उन्होंने आर्टिकल 16 के आलोक में 30 नवंबर 1948 को दी थी।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको अवसर की समानता मिले। बाबा साहब ने ये बोला कि अगर 70% किसी समाज की जनसंख्या है और वह अंडर प्रिविलेज्ड है, अंडर रिप्रेजेंटेड है, मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है ओवरऑल स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ओवरऑल स्कीम ऑफ द गवर्नेंस में अगर उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन उसकी संख्या 70% है, तो 70% लोगों को 70% आरक्षण देना और 30% ओपन कंपटीशन के लिए छोड़ देना, ये भी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल का वायलेशन है। इट इज टोटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द है, जो कि 30 नवंबर 1948 को आर्टिकल 16 के आलोक में बाबा साहब ने दिए हैं, और इसका जजमेंट पे पॉइंट 182 पे मेंशन है। तो ये वाला जब कब इसकी कितनी संख्या भारी, ये सारी चीजें कब कैसे डेवलप हुई, कि मतलब ये कुल मिला के ये है कि इससे ओबीसी समाज का निश्चित रूप से हित होता है, और दलितों को तो अपनी संख्या के मान में ही आरक्षण मिला हुआ है। अब बात सिर्फ सब कैटेगराइजेशन की है कि दलित में महादलितों को अपना रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, वो सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं। अब हम डॉक्टर राजेश वर्मा जी के पास चलते हैं। डॉक्टर आर के सूर्यवंशी जी, थोड़ा सा एक निवेदन है कि आप थोड़ा ना शॉर्ट रखें सब पे, प्रत्येक इस पे, मतलब मैं खुद बीच में भी बोला मैं कि सभी को मतलब समय जो है हमारा ज्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज। ओके। हाँ, तो डॉक्टर आर के सूर्यवंशी जी, आपका क्या स्टैंड है इस पर? क्या है आखिर ये फैसला, क्या है, क्यों दिया गया है, क्या लेना चाहिए या नहीं, या वापस होना चाहिए, आखिर क्या है मामला? देखिए, ऐसा है कि आरक्षण, पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि आरक्षण क्या है। आरक्षण हम ये मानते आए हैं, अधिकतर शुरुआत से ये मानते आ रहे हैं और आज भी हम ये मानते हैं कि आरक्षण जो है वो एससी एसटी वर्ग को ही दिया गया। लेकिन आरक्षण एससी एसटी और ओबीसी और साथ ही साथ 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी को भी दिया गया है, वही साथ साथ महिलाओं को भी दिया गया है। तो इस आरक्षण में एक संख्या के आधार पर भी आरक्षण दिया गया है। ये एक अलग बात है कि आज तक बहुत साल हो गए जब से जनगणना नहीं हुई है और जातिगत जनगणना नहीं हुई है, इसके आधार पर आज भी कई लोग आरक्षण से जितना उनको लाभ मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलते हुए दूसरे लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि हमें आरक्षण, आज भी हम एससी एसटी को ये मानते आए हैं कि बहुत आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, आरक्षण की वजह से सब कुछ कर रहे हैं। ये एक काफी लो कैटेगरी तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि आप इस चीज को उठा करके देख सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो चाहे किसी जो गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें भी आप देख सकते हैं अधिकतर एससी एसटी के लोग बहुत कम मिलते हैं। और आप अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो एससी और एसटी को 22.5% आरक्षण मिलता है, जिसमें भी 15% एससी को मिलता है और 7.5% एसटी को मिलता है। उसमें अब ये सब कैटेगराइजेशन क्या है, तो सब कैटेगराइजेशन ये है कि जैसे पहले एक बार कोशिश की गई थी कि ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, उसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने एक्शन भी लिया था और वही एक्शन के ऊपर यहाँ पर आंदोलन हो गए थे और उसके कारण वो ओबीसी आरक्षण को खत्म नहीं कर पाए। फिर उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, इनको डायरेक्टली हम आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इनमें से कुछ जातियों को उठा करके जनरल कैटेगरी में डाल देते हैं। उससे क्या होगा कि जो पहले जो ओबीसी का समर्थन करते थे, जो ओबीसी में आती थी जो जातियां, वो सब एक साथ खड़ी हो जाती थी ओबीसी के आरक्षण की मांग करने के लिए, ओबीसी आरक्षण को बचाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जातियों को, जो आवाज उठाने वाली जातियां थी, उनको उठा करके डाल दिया जनरल कैटेगरी में। अब वो क्या हो गई, उनको तो आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या हो गया कि वो तो इनका समर्थन नहीं करती, अब ओबीसी आरक्षण का वो समर्थन कहीं से कहां तक नहीं करते हैं और वो इनका भी आरक्षण छीनने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ वो एससी और एसटी का आरक्षण भी छीनने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप भी मत लो। तो इनके साथ बोलने वाले अब बहुत कम लोग रह गए, इसलिए ये लड़ने की क्षमता नहीं रखते। इसी प्रकार 2 अप्रैल को भी से पहले भी अपने एससी एसटी के आरक्षण को खत्म करने का फैसला आया था। उसके खिलाफ 2 अप्रैल 2018 में एक महा आंदोलन हुआ था और उसको बचाने के लिए कई लोग, अपने लोग मर भी गए थे, जिनको हम शहीद का दर्जा देते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे थे, लेकिन आरक्षण को बचाने के लिए वो मर गए हैं, इसलिए उनको हम शहीद का दर्जा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस आरक्षण को खत्म नहीं कर पाए,
इसका परिणाम ये निकला कि ये डायरेक्टली खत्म ना करते हुए अब क्या चाह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं इनमें भी फूट डाल दें। ये सब कैटेगराइजेशन ये नहीं है कि ये कहीं और से लाकर के जो अति दलित जातियां हैं उनको दे रहे हैं या अति पिछड़ी जातियां उनको दे रहे हैं, ये उनमें से नहीं दे रहे हैं। ये दे किसमें से रहे हैं? जो दलित जातियों का जो आरक्षण है, जैसे कि जो एससी कैटेगरी में से ही जो जातियां हैं उनका आरक्षण कम कर करके जो एससी कैटेगरी की कुछ जातियों को दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आज ही इसका परिणाम आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं 21 अगस्त को जो भारत बंद था, इसमें इसका बहुत जो प्रभाव देखने को मिला कि कुछ लोग जो है अपने ही लोग जो 12 फरवरी को या 2 अप्रैल को जो संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए लड़े थे, आज वो आधे हो चुके हैं। कारण कुछ उसके समर्थन में और कुछ उसके विरोध में आ गए हैं। ये इनको कुछ लोगों को, हमारे भाइयों को, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें तो ज्यादा आरक्षण मिल जाएगा तो हमारा भला हो जाएगा। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये तोड़ने की बहुत ही बड़ी साजिश है और ये हमें कहीं ना कहीं पिछड़ने की और हमारे आरक्षण को छीनने की एक बड़ी साजिश है। आप इस चीज को अगर जियो के नेटवर्क से यदि देखना चाहेंगे तो इसमें पहले हमें मुफ्त का लालच दिया गया था और मुफ्त में जब मिला तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो 10 रुपए का कार्ड था वो भी इनलीगल घोषित कर दिया गया। उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर वो 35 रुपए, 79 रुपए, 150 रुपए और साथ साथ अब महंगाई हो गई और अब आज आप कॉल भी नहीं कर सकते और इनकमिंग कॉल भी नहीं ले सकते। यही कारण है कि आप एससी और एसटी को ये एक साथ खड़े हो जाते हैं, कहीं पे भी जाकर के बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। आपने देखा 7 जजेस में से कौन एससी एसटी का था? कोई नहीं थे, सारे के सारे सवर्ण थे। जब ये खुद ये फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज का है कि भाई इनको आपस में लड़ा दो। आज हम एक ऐसी हाँ जी, आज जो है अमन भाई, हमारे वाल्मीकि भाई जो थे और हम सभी साथ मिलकर के लड़ते थे, लेकिन क्या कर दिया गया कि इनको लालच दे दिया गया कि भाई आपको क्या है, इन्हीं का आरक्षण दिया जाएगा। ये नहीं है कि हम लोग भी आगे बढ़ गए हैं या कोई ऊपरी जो कास्ट, जो पिछड़ी दलित जातियां हैं, इनमें भी कुछ लोगों की जातियां जो है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, कोई नहीं बढ़े हैं। आज वर्मा में देखोगे, मालवी में देखोगे, अदर कास्ट में देखोगे तो बहुत ही पिछड़े हुए दलित भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी आगे बढ़ गए हैं। मैं आज अगर मेरे गांव में भी ढूंढने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं 1 या 2 घर ही ऐसे मिलेंगे जो आगे बढ़ चुके हैं, उनमें भी 1-2 लोग मिलेंगे, बाकी कोई नहीं मिलेंगे। क्योंकि आज भी हमारा समाज जो है वो बहुत ही दलित है और बहुत ही पिछड़ा हुआ है और उसमें भी इन लोगों को जो बोलने की क्षमता रखते हैं, जो कुछ करने की क्षमता रखते हैं, जो लड़ने की क्षमता रखते हैं, इन लोगों को कर दिया गया कि आप तो बड़े हो गए साहब, आपको इन चीजों का लाभ नहीं मिलेगा, आप इनके लिए क्यों लड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं अच्छा, इनको भारत हटा में कर्मचारी कोई भी शामिल नहीं हुए। हाँ, इसीलिए कारण यही है कि आप इनके लिए क्यों लड़ रहे हैं। अभी अगर हम इसका जवाब ढूंढेंगे तो हमारे कुछ वाल्मीकि भाई और जो भी जो अति दलित जातियों में आते हैं, इनको क्या कर दिया गया कि इनको बता दिया गया कि आपके लिए बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन ये लाभ कहाँ से मिल रहा है? ये हमारे ही दलित लोगों का ही आरक्षण छीन करके इसको दिया जा रहा है। आप 15% आरक्षण में से इनको 10% दिया जाएगा, इनको 12% दे दिया जाएगा, 8% दे दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने ही लोगों का छीन करके दिया जा रहा है। इसलिए ये हो रहा है कि जिनका छीना गया है वो साथ नहीं देंगे फिर, और उनको आरक्षण में तोड़ दिए। कर्मचारियों को क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? जी, आरक्षण में कटौती पर शासकीय कर्मचारियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? शासकीय कर्मचारियों पर बहुत ही प्रभाव पड़ेगा क्योंकि शासकीय कर्मचारियों को भी इसमें बहुत सारे लोग हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे वाल्मीकि भाई भी वही है, तो हमारे वर्मा है, जो मालवी है, या बहुत सारी कास्ट है जो एससी कैटेगरी में शामिल है, इनको सभी को फायदा मिला है। और अगर वहीं अगर गवर्नमेंट सेक्टर अगर आया है, सरकारी कर्मचारी अगर आए हैं, तो अगर ऐसा हुआ, सब कैटेगराइजेशन हुआ, तो पहले जो लग गए जो तो लग गए, लेकिन अब क्या होगा कि अगर 2 जॉब निकली है तो उसमें सबसे पहले अगर वहां पर अगर अपन जनसंख्या के आधार पर भी अगर देखेंगे, पॉपुलेशन के आधार पे, तो वहां पर भी हमारे लोग जो अति पिछड़ी जातियों में, अति दलित जातियों में जो आते हैं, ये कम है जनसंख्या में, तो इनको वो लाभ नहीं मिलेगा। अब एससी का लाभ तो इनको दिया जाना चाहिए था, लेकिन इनको ना मिलते हुए फिर ये जो लाभ है ये अन्य ऊपरी जातियों को दिया जाएगा और हमारी जो जातियां हैं वो कहीं ना कहीं दब करके रह जाएगी। एक बहुत ही बड़ी साजिश है ये, हमारे संविधान के साथ और आरक्षण के साथ और हमारी समाज के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसमें एक और चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के लिए और इनमें बदलाव करने का जो फैसला लेना चाहिए,
ये संविधान का आर्टिकल 341 कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को इस चीज की और संसद को इस चीज की इजाजत देता है, ताकि संसद में इस चीज के ऊपर जास्ती डिबेट हो और इस डिबेट के आधार पर ही 341 और 342 के अनुसार यह फैसला लिया जा सके किस जाति को एससी या एसटी में निर्धारित करना है या नहीं करना है, या किस जाति को एससी या एसटी से निकाल करके बाहर ले जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा संविधान उठा करके देख लीजिएगा, सब कैटेगराइजेशन या क्रीमी का कहीं ना कहीं कोई भी प्रावधान पूरे संविधान में नहीं है। और 1992 के भी जो 6 जजों की जो बैठक ने जो लिया था, वो फैसला भी इस चीज के विरुद्ध है कि कहीं ना कहीं इस चीज का कोई प्रावधान नहीं है कि हम सब कैटेगराइजेशन या फिर हम क्रिमी को एससी और एसटी कैटेगरी में भी लागू कर सकते हैं। क्रिमी जो लागू करना था वो मात्र ओबीसी कैटेगरी में लागू करने का प्रावधान था। उसमें यह था कि कुछ जातियां जो है वो अब संभल चुकी है तो इनको जनरल कैटेगरी में पहुंचाया जाए, ये क्रिमिलियर कहता है। लेकिन एससी और एसटी में सब कैटेगराइजेशन का कोई प्रावधान नहीं है। रूप से लिया गया था। इसी के साथ अब हम चलते हैं अमन मकवाना वाल्मीकि जी से मिलते हैं। अभी ने बताया कि ऐसा होना चाहिए और उन्होंने कई प्रकार से जजमेंट भी उठाकर दिखाए। साथ ही उन्होंने बताया कि ये आप लोगों को तोड़ने की कोशिश है। तो क्या ये तोड़ने की कोशिश है या फिर आप लोगों के लिए फायदा है? वाल्मीकि जी। सबसे पहले तो राजकुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एसआर आजाद आवाज का आज बुलाया है जी। और आप जो पूछ रहे हैं मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि तोड़ने की साजिश है, तो अगर ये तोड़ने की साजिश है तो हमारा जो सबसे बड़ा तबका है एससी वर्ग का, वो 21 तारीख को सड़कों पर उतरा ही क्यों था? ये बात तो ये भी समझ सकते थे कि हम तोड़ने का काम क्यों करें अपने लोगों के साथ। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो केवल वाल्मीकि समाज के लिए नहीं है, वो ऐसे समुदाय के समस्त अति पिछड़ी जातियां जो हैं उनके लिए उन्होंने जजमेंट दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार इसे अपने हिसाब से लागू कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जो हर तरह से घूमकर वाल्मीकि समाज पर बार बार आया जा रहा है, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अपने लोगों की एक गलत मानसिकता है कि बार बार वाल्मीकि समाज का नाम लिया जा रहा है, ताकि वाल्मीकि समाज अपने लोगों के साथ ना कभी टूटा है ना कभी टूटेगा। जब भी बात भारतीय संविधान की या अपने आरक्षण की आएगी, वाल्मीकि समाज सड़कों पे आपको मिलेगा। जी, लेकिन इस फैसले में आप विरोध में हैं? नहीं, मैं फैसले का समर्थन करता हूं क्योंकि जो एससी वर्ग में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक समय जिस प्रकार संगठनों ने जो भारत बंद किया था उसका आप विरोध करते हैं? जी बिल्कुल, भारत बंद का मैं विरोध करता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि एससी वर्ग में लगभग एक ही जाति आगे आई है, बाकी जितनी भी हमारी एससी वर्ग की जातियां कहीं ना कहीं पिछड़ी ही रह गई है। तो मैं इसलिए सरकार ने भी चर्चा कहा हुई, है, इन लोगों से चर्चा हुई, उनका कहना है कि आरक्षण जो है वो जाति से नहीं वर्ग से मिलता है, यानी कि एससी, और एससी में वाल्मीकि, जाटव, मालवी, बलाई जितने भी है सब आ जाते हैं। तो एससी में एससी को आरक्षण मिलता है तो मतलब सभी को मिलता है, तो इसमें कम ज्यादा कैसे हुआ? जी एक बार वो बोले, थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया हूँ आपकी बात। इन लोगों से बातचीत करने पर ये चीज पता चली कि उनका कहना है कि जो आरक्षण है वो जाति विशेष से नहीं मिलता है, वर्ग विशेष से मिलता है, यानी कि एससी अथवा एसटी। यदि एससी को मिल गया तो एससी में जाटव हो, मालवी हो, वाल्मीकि हो, सतनामी हो, सभी को मिल गया, तो इसमें फिर ज्यादा कम कैसे, उनका ये कहना है। नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आप उसको समझिए ना, उसमें उन्होंने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 341 के तहत जो आरक्षण है उसमें कोटे में कोटा दे सकते हैं वो, ठीक है, और उन्होंने ये अति पिछड़ी जो जातियां उसके लिए कहा है। जी लेकिन आरक्षण जाति से मिलता है या वर्ग से? देखिए, जाति से नाम मिला है या वर्ग से, ये हमारे साथ जो 5-4 सालों से जो छुआछूत भेदभाव की जो हुआ है,
आप समझ रहे हैं उस चीज को कि 5,000 सालों से हमारे साथ जो इस देश में हुआ है, तो सबको देखकर बाबा साहब हमारे भीमराव अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान लिखा था, उसमें हमें आरक्षण दिया था कि कहीं ना कहीं जो मेरा समाज, बहुजन समाज पिछड़ा हुआ है, वो आज समानता में आ जाए। ये तो ना जाति देखकर दिया था, ना वर्ग देखकर, उस समय भारतीय संविधान में इसका उल्लेख हुआ था। नहीं, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो एससी और एसटी और ओबीसी इन वर्गों को आरक्षण दिया था। अब ओबीसी में चाहे कितनी जाति आ जाए, एससी में चाहे कितनी जाति आ जाए, एसटी में चाहे कितनी जाति आ जाए, मतलब मिलना सबको है। तो फिर इसमें कम ज्यादा कैसे? इसका जवाब ये कम ज्यादा इसलिए है ना कि आज कहीं ना कहीं एक ही जो समाज है वो बैठा हुआ है आरक्षण का लाभ लेकर, बाकी जो अन्य जातियां हैं उसमें उनको लाभ मिल ही नहीं पा रहा है। जी कैसे? देखिए तो कैसे ये क्या है कि अब कैसे? कई सारे, देखिए वाल्मीकि समाज की हम बात करें तो अत्यधिक वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो शिक्षा में कहीं ना कहीं बहुत सी जगह पर कमजोर है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ शिक्षा में वो कमजोर है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो इसके अलावा हम देख जी रहे हैं वंशकार समाज है, हमारा बरमुंडा समाज है, एससी वर्ग में जो धानुक समाज है, रेगड़ समाज है, ये बहुत सारी जो जातियां हमारे एससी वर्ग में कहीं ना कहीं ये कमजोर हैं, ये अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही है इस समय। तो कहीं ना कहीं हाँ, उनको यही यही आवश्यकता है इस चीज की। यही जी यही होता है कि आरक्षण जो है वो सभी को मिलता है, लेकिन क्या है कि कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा डाउन है, जी बिल्कुल और उस वजह से वो उस एजुकेशन को हासिल नहीं कर पाते हैं जो कोई एक विशेष व्यक्ति हासिल कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी कारण से वो पीछे रह हाँ जाते हैं और आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं। जी, कहीं ना कहीं तो देखिए जहाँ सुविधा जिनको ज्यादा मिलेगी वो लाभ उतना ही ले पाएंगे, जी है ना। अब जिनको सुविधा सही से नहीं मिल पा रही वो लाभ कहाँ पे ले पाएंगे, बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे फिर मिलते हैं। निकुंज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? निकुंज जी बताइए। आजाद जी, आपने अभी बहुत अच्छी एक बात पूछा, एक प्रश्न खड़ा किया है कि आरक्षण जी वर्ग को दिया जाता है या जाति को दिया जाता है। थोड़ा सा इसमें जी जी विस्तार दूंगा मैं कि जब हम बात करते हैं ना वर्ग की, तो ईवी चिलैया ने क्या बोला था कि भाई एससी जो है वो एक होमोजीनियस ग्रुप है, मतलब एक समूचा समूह है। जी अब उसी जजमेंट को यहाँ पे रिवर्ट किया गया है। थोड़ा सा इसके इतिहास पे जाते हैं, हम बात करते हैं एससी। तो शेड्यूल कास्ट जो टर्म आया है वो बहुत अधिक पुराना नहीं है, वो 1936 का एक ऑर्डर है। उसके बाद में उसी टर्म को रिपीट करके 1950 के एक ऑर्डर में रिपीट किया गया है। तब ये मतलब बहुत नया नया टर्म है जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जाति कहते हैं। इससे पहले बहुत जी सारे हमारे साथ में डिप्रेस्ड क्लास चले, दलित टर्म चले, बहुत सारे टर्म चले, अंत्यज चले अगर और पुराने जाएंगे तो। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई आरक्षण जाति के आधार पे नहीं दिया जाता है, वो एक वर्ग के आधार पे दिया जाता है, जो कि एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया। लेकिन जी हम जब देखते हैं आर्टिकल 14 देखते हैं, आर्टिकल 15 देखते हैं, आर्टिकल 16 देखते हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ दलित, पीड़ित, वंचित समाज का व्यक्ति है, उसका रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल स्कीम ऑफ द गवर्नेंस में होना चाहिए। अब उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे कि भाई आप ये बोला जैसे कि आर के सूर्यवंशी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई संविधान में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल प्रावधान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मैं भी इसका विरोध करता हूँ। लेकिन सब कैटेगराइजेशन का इश्यू ये है, हमारे वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ चंद जातियां जो है उनका बहुत अधिक रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। तो भाई आप ऐसा तो है नहीं, उसमें जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 296 पॉइंट का आप सब पॉइंट 5 देखेंगे तो उसमें क्लियर कट मेंशन किया गया है कि आप जब बात कर रहे हैं तो 100% सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए। अब 100% सब कैटेगराइजेशन होने का मतलब ये है कि कोई भी जाति आरक्षण से बाहर नहीं होगी, जैसा कि उन्होंने संदेह जताया था कि ओबीसी की कुछ जातियों को उससे बाहर कर दिया गया। तो इसमें जो जजमेंट है इसमें क्लियर कट है कि 100% सब कैटेगराइजेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब है कि कोई भी जाति आरक्षण की उस स्कीम से बाहर नहीं होगी। दूसरी बात है, एक हमें इस फैसले का हमें स्वागत भी क्यों करना चाहिए? इस फैसले का हमें स्वागत इसलिए भी करना चाहिए कि हमारी बहुत लंबी मांग रही है। 1931 में जातीय जनगणना हुई,
2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, लेकिन उसका कोई डेटा नहीं आया। तो हमारी एक लंबी मांग रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जी। जैसे ऑक्सफैम का डेटा है कि 10% लोगों के पास में इंडिया की 77% वेल्थ है। तो ये ऑक्सफैम का डेटा है। तो हम बोलते हैं कि यार भाई, असमानता जो है उसको खत्म करने के लिए जाति जनगणना पहले होनी चाहिए, कुछ डेटा होनी चाहिए। तो हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत इसलिए भी करना चाहिए कि उसने अपने जो 296 पॉइंट है, इसके पॉइंट नंबर 2 में ये बोला है कि भाई एम्पेरिकल डेटा होना चाहिए। मतलब स्टेट जो है, राज्य जो है, वो अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता कि मुझे समझ में आया कि मैं तो वाल्मीकि को दे दूं, मैं वंशकार को दे दूं, मैं बरगुंडा को दे दूं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए उसे क्वांटिफाइबल डेटा तैयार करना पड़ेगा, एम्पेरिकल डेटा तैयार करना। तो हमें स्वागत इसलिए करना चाहिए कि अभी तक सिर्फ जाति जनगणना राजनीतिक विमर्श का मुद्दा था, लेकिन अब जाति जनगणना वक्त की आवश्यकता बन चुकी है। तो अब मजबूरी में जाति जनगणना करवानी पड़ेगी। जाति लेकिन जो सुधारना चाहिए। जो आरक्षण अब सबकैटेगरी उपवर्गीकरण के द्वारा जो आरक्षण निचले वर्ग को दिया जाएगा, निचली जाति को दिया जाएगा, वो कहाँ से आएगा? इसी में से कटेगा या फिर अलग से दिया? अलग से कटने वाला किसी का कट नहीं रहा है। देखो, जैसे कि हमारा 15% आरक्षण है। अब इस 15% आरक्षण में से अगर 5% आरक्षण सब कैटेगराइज करके महादलित जाति को दे दिया जाए, तो फिर हमारी वे जातियां जो ओवर रिप्रेजेंटेड है, जिनका रिप्रेजेंटेशन काफी है, जिनके काफी IAS है, IPS है, जिनके काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पॉलिटिकली बन चुके हैं, सब चीजों, तो उनको इतना पेट में दर्द होने का कोई सवाल ही नहीं है। भाई स्वीकार करो, भाई दलित, भाई आरक्षण का सिद्धांत, जैसे थोड़ा सा इसको अपन ऐसे देखते हैं, जैसे हम जिस समय आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण क्यों होना चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं? आर्थिक आधार से होना चाहिए। नहीं, आर्थिक वो मुद्दा अलग है, अपने मुद्दे पे आते हैं। आरक्षण की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि आरक्षण होना चाहिए, इसकी हम दलील रखते हैं और बिल्कुल पुरजोर तरीके से रखते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि आरक्षण जो है देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। क्यों खतरा है? तो इसमें बोलते हैं कि जो दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित जातियां, उनको आरक्षण दोगे, फिर वो आपसे कट जाएंगे और देश की एकता और अखंडता इससे भंग होगी। तो वो की वही बात आज की जा रही है कि सब कैटेगराइज कर दोगे, महादलित जातियों को आरक्षण दे दोगे, इस देश की एकता और देश की एकता अखंडता नहीं, दलित समाज की एकता और अखंडता भंग हो जाएगी। भाई जब आरक्षण देके 1950 के बाद से इस देश की एकता और अखंडता भंग नहीं हो गई, तो फिर दलित समाज की एकता और अखंडता कैसे भंग हो जाएगी? वो भी हमारे ही अपने भाई जो बहुत अधिक पिछड़ गए हैं, जो ओवरऑल स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान ही चुके हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वाल्मीकि जी से आप पूछिए कि 35 विधायक है मध्य प्रदेश में, उन 35 विधायकों में से कितने वाल्मीकि है? याद कीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दो लीड पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पे। इन दोनों पार्टियों में से वाल्मीकि को किसने टिकट दिया? बताइए आप। तो ओवरऑल स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज है कि भाई सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं कि हम तो एक वर्ग है, हम होमोजीनियस है, हम भाई भाई है। यार आप भाई भाई है तो आप में खुद में रोटी बेटी व्यवहार नहीं है। आज मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में देखता हूँ कि भलाई जो है वो जब शादी होती है तो चमार लोगों को साथ में नहीं बिठाता है, अब एक पंगत में। हमारा वाल्मीकि समाज जो है उससे आज भी छुआछूत का व्यवहार होता है। आप जातिवाद का छोड़िए, छुआछूत का, जो कि छुआछूत अंडर आर्टिकल 70 कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो छुआछूत जैसा व्यवहार हो रहा है उस एक जाति के साथ में, और आप बोल रहे हैं कि हम एक वर्ग है। ऐसे कैसे एक वर्ग है जी? दलित में महादलित है, जाति के आधार पर उससे हो रहा है भेदभाव जी। तो देखो, एक वर्ग है, एकता के नाम पे वर्ग है। और ये जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, मायावती जी जाटे हुए, चंद्रशेखर आजाद जी जाटे हुए, तो ये जो दो पॉलिटिकल लीडर है, तो इन लोगों को तो आके हमारे महादलित लोगों का सहयोग करना चाहिए। बहुजन राजनीति में आज तक जितने भी लीडर रहे हैं वो जाटा भी रहे हैं। तो जाटव लोगों को इस बात के लिए उनका सहर्ष स्वीकार करके और अपने महादलित भाइयों के लिए रास्ते खोलने चाहिए थे, उनको एकता दिखानी चाहिए थी। अमन जी बताइए। जी, जैसे कि सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मालवीय जी ने जो बात कही कि मध्य प्रदेश की जो हमारी SC ST की जितनी भी आरक्षित सीटें हैं SC वर्ग की, उनमें से कितने लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने टिकट दिया, तो मैं बताऊंगा कि एक व्यक्ति को जो है
विधानसभा के लिए टिकट दिया गया था। आप यहाँ से समझ सकते हैं राजकुमार जी की किस तरीके से वाल्मीकि समाज और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल पिछड़ चुकी हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि निकुंज मालवीय जी ने जो कही कि आज भी हमारे वर्ग में आपस में छुआछूत भेदभाव काफी लंबे समय से चल रहा है और अभी भी चलता आ रहा है। अगर मैं बात करूं को किसी को मेरा हाथ से अगर मैं अपने ही वर्ग के व्यक्ति को चाय पिलाऊं तो वो उसको चाय पीने में एक विचार करेगा कि मैं इसके हाथ की पीऊं या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो हमारे वर्ग में गलत हो रहा है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे वर्ग की दूसरों से और घर में ही हम एक नहीं हो पा रहे हैं। आज अगर हमारे घर में किसी को आगे बढ़ने के लिए अगर बैसाखी मिली है तो हम उस बैसाखी का विरोध कर रहे हैं। खासतौर पे ऐसा वाल्मीकि नहीं है। समाज इस वजह से विरोध में ज्यादा है क्योंकि लोग उन्हें अपना मानते हैं लेकिन उनके साथ ही छुआछूत करते हैं। देखो वाल्मीकि समाज के साथ तो छुआछूत हर जगह हो रही है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। मैं आज एक घटना आपको बता दूं राजकुमार जी कि आज गाजियाबाद में चंद्रशेखर आजाद जी की एक रैली थी, भाईचारा सम्मेलन रखा गया, तो उसमें वाल्मीकि समाज के कुछ साथियों के साथ मारपीट हुई है। जी क्या है ये? आप भाईचारा सम्मेलन आप रख रहे हैं, आपका एक तबका दूसरे आपके तबके को मार रहा है, आप कुछ कह नहीं रहे, ना आप कोई ट्वीट कर रहे हैं, ना कोई आप सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या समझे हम फिर इस चीज को? चंद्रशेखर से भी आजकल जो है जाति देखकर या वर्ग देखकर आवाज उठाने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी, उसमें भी चल रहा है। वाल्मीकि समाज को कहीं ना कहीं पीछे रखने का कार्य शुरू से हुआ है। दीना बाना वाल्मीकि जी जब आए थे तो काशीराम जी को उन्होंने बताया था कि बाबा साहब कौन है और क्या बहुजन मूवमेंट है, लेकिन बाद में जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो दीना बाना वाल्मीकि जी को ही अलग कर दिया गया। उसी प्रकार से आज के समय जब आजाद समाज पार्टी में हिमांशु वाल्मीकि जी काम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया। आज पूरी पार्टी में आप देख लीजिए, भीम आर्मी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, आपको एक ही वर्ग के लोग दिखेंगे। आपको इसके अलावा जो दलित जाति है उनमें कोई लोग दिखते नहीं है। जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे हिमांशु वाल्मीकि, उनका क्या प्रदेश स्टैंड है? अध्यक्ष तो कोई भी रह सकता, प्रदेश अध्यक्ष तो हो रहा है, वो समर्थन भी करते हैं इस बात का, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो इसका समर्थन कर रहे हैं। और उनके ही अपने नहीं, लोग हरियाणा तो उनका विरोध कर रहे हैं। वाल्मीकि को पीछे छोड़ते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो आप प्रदेश अध्यक्ष बना रहे। आप मेरी बात सुनिए, जब पार्टी बनी थी आजाद समाज पार्टी तो चंद्रशेखर आजाद जी ने उनको राष्ट्रीय महासचिव के लिए बनाया था। पार्टी जब जी नॉमिनेशन हुआ था उस समय राष्ट्रीय महासचिव के लिए, जब आप रविंद्र भाटी को राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं और हिमांशु वाल्मीकि जो दिल्ली प्रदेश में रह जाते तो ये क्या है? फिर हम इस चीज को किस तरीके से देंगे? तो हम इस चीज को किस तरीके से देंगे भाई? बिल्कुल डिमोशन हुआ है ना। एक आदमी 2016 से 15 से आपके साथ जुड़ा है, वो आज भी दिल्ली में ही है, बाकी और लोग अन्य लोग कहीं ना कहीं ऊपर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप भी काफी लंबे समय से भीम आर्मी में कार्य कर रहे थे, पूरी जानकारी आपको भी है संगठन की क्या है वहाँ पे क्या नहीं है। वो मैं केवल भीम आर्मी नहीं, आज सारी जितनी भी बहुजन समाज की पार्टियां, आप बिहार में जाइए, पासवान वहाँ पर जितने भी हैं सारे मजबूत वर्ग में हैं। एसटी वर्ग सारा पिछड़ा हुआ है पासवान के आगे, बिहार में देख रहे हैं ना। कुल मिलाकर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत सही है, लेकिन राजनीतिक एजेंडे से उसको जो है भूचाल दिया जाए। देखिए, अब अगर राजनीति नहीं होगी तो उनको वोट आएगा कहाँ से? एक मिनट में मेरी बात पूरी कर लूँ, कि अगर ये लोग वोट के लिए राजनीति नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? इन लोगों को तो केवल वोट चाहिए, इनको राजनीति करना है। जब आजाद समाज पार्टी नहीं बनी, जी, जब आजाद समाज पार्टी नहीं बनी थी तब भीम आर्मी का स्टैंड अलग था और अब अलग है, ऐसा है क्या? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल काफी अंतर है दोनों में। उस समय में और इस वाले समय में काफी स्टैंड अलग हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यानी कि अमन मकवाना जी और निकुंज मालवीय जी का साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो दलित में महादलित है उनके साथ आज भी उन्हीं के समूह के उन्हीं के वर्ग के लोग भी छुआछूत करते हैं, उनसे भेदभाव करते हैं। तो इसलिए उनको अलग से जो है सब कैटेगराइज करके उपवर्गीकरण करके उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब राजेश वर्मा जी, आप क्या कहेंगे?
देखिए, एक चीज तो अभी स्पष्ट हो गई है कि इस फैसले में ये बोला है कि अभी हमारे अमन मकवाना जी ने बोला था कि वाल्मीकि समाज कहीं पे भी है जो खड़ा हुआ है आरक्षण की बचत करने के लिए या कहीं ना कहीं हर चीज के लिए, तो कहीं ना कहीं इस चीज का अभी खंडन हो जाता है कि जी अभी हम इस चीज के लिए हमारी कमियां कमजोरियां हमारे वर्ग में ही ढूंढने लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सनल, फिर ये बोलेंगे कि एक वाल्मीकि समाज को लिया जा रहा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अगर अपने इधर मध्य प्रदेश में और खासकर अपने एरिया में अगर देखना चाहूंगा तो अति पिछड़ी दलित जातियों में जो आता है वो कहीं ना कहीं सपेरा को छोड़ करके वाल्मीकि समाज ही अपने इस मैंने इसमें देखा है। तो मैं इनको लेकर के बात करना चाहता हूँ कि अगर हम जी यहाँ पर लेकर के देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें आज तक भी अगर आप देखना चाहोगे तो कहीं पे भी संविधान में या किसी भी सेक्टर में किसी भी जगह पर ये चीजें लागू नहीं हुई है जो हमारे अमन मकवाना जी ने बोला था कि एक पर्सनल जाति ही आगे बढ़ती जा रही है। तो वहां पर मौका हर किसी को दिया जा रहा है, एससी वर्ग को दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां पर जाति देख करके मौका दिया जा रहा है, वर्ग देख करके मौका दिया जाता है। अब अगर काबिलियत है तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो दूसरा है। वही कहीं ना उनका कहीं अगर हमारे हमारे राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी यदि हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सब मालवी भी वर्मा से भेदभाव करता है और वर्मा मालवी से भेदभाव करता है। कहीं ना कहीं हम इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूर्यवंशी जी, चीज उनका कहना है आर्थिक रूप से सक्षम ना होने के कारण काबिलियत को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। है ना। तो एक बात मैं बता देता हूँ, ये वो कहीं ना काबिलियत, कहीं ये तो आर्ग्यूमेंट वैसा लग रहा है जो लोग ब्राह्मण देते हैं आरक्षण के नहीं, खिलाफ। तो एक वो चीज वाला फिर मैं इस आर्ग्यूमेंट है। चीज में क्लियर कर देता हूँ, एक चीज मैं इस चीज में क्लियर कर देता हूँ कि फिर इस आधार पे तो यदि हम हमारे ही भाई को गिराना चाहते हैं या उनको वहीं पे रोक करके हम उनका भी हक अधिकार छीन करके और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इससे अच्छा तो फिर जो जनरल कैटेगरी जो जिस चीज की डिमांड करता है कि बहुत सारे लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में भी गरीब है, उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। ये चीजें कहीं ना कहीं फिर लागू हो जाती है जिसमें कहीं ना कहीं एक जाति विशेष किसी के चपेट में नहीं आएगा। मैं कहता हूं कि आज मैं अगर आगे उठ चुका हूं तो मेरी जाति जो है वो बहुत ही पिछड़ी हुई है, उनके पास कुछ नहीं है, तो मेरी वजह से मेरी जाति को नुकसान मिले ये चीज मैं नहीं चाहूंगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज के अनुसार तो फिर ये सही है। मैं ये भी कहता हूँ वाल्मीकि समाज या अन्य समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन उसके जी आधार पर इनको ना तो हम बड़ा कह सकते हैं और ना ही हम इनको अति पिछड़ा कह सकते हैं। एक और चीज है कि हमारे अंदर जो अभी बात आई थी कि भेदभाव की, वो मैंने कैडराइज में भी कहा है, जहां जहां कैडर रखे वहां पे भी बोला है और मैं आज भी बोलता हूं इस चीज को कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी कुछ कमियां होती है जहां पर हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। मैंने हमारे जी भाइयों के सामने भी इस चीज को बोला है, थोड़ा हमारा रहन सहन बदला जाए। मैं मेरे खुद की कास्ट में बोलता हूँ, बोले थोड़ा रहन सहन चेंज करो, खाना पीना अच्छा साफ सफाई चेंज करो, तो हर कोई अपने साथ रहना चाहेगा। अगर आप गंदगी रखोगे तो हर कोई किसी के साथ भेदभाव करेगा। और आज ये हम भी जानते हैं कि इस चीज को, भेदभाव को कहीं ना कहीं एक हमारी पीढ़ी ही मिटा रही है। कहीं ना कहीं अमन भाई ने और हम सभी ने एक दूसरे के साथ जातिगत भेदभाव नहीं किया है, कारण हम खुद इसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें ही जाकर के इसको आगे मिटाना पड़ेगा। अगर हम यहीं से टूट आपने गए तो सफाई की कौन बात इसको की, मिटाएगा? कौन मिटाएगा आपने अगर हम सफाई यहीं की से बात टूट की है, गए तो थोड़ा कौन सा मिटाएगा? एक भी इंटरप्शन कि ये जो सफाई वाला कॉन्सेप्ट है, प्यूरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये भी ब्राह्मणवादी कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर सफाई का अगर वाला जो है, तो वो समाज जो अपने घर के साथ साथ पूरे शहर की सफाई का जिस पे ठेका है, वो जो स्वयं करता है अपने घर के साथ में पूरे समाज की सफाई करता है, उसके साथ में इस देश में अस्पृश्यता की जाती है साहब। नहीं, देखिए मैंने तो ये ये नहीं बोला कि ये आपका बहुत कर्म क्या है। देखिए इनवैलिड है। मैंने ये नहीं बोला कि आपका कर्म क्या है। आप जो कार्य कर रहे हैं वो एक अलग बात है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं अगर ब्लड में रहूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे हाथ धो करके खाना खाना पड़ेगा, किसी को गिलास से पानी पिलाना है तो मुझे उस ब्लड के हाथ को साफ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो है भाई मैं ऐसा कैसे ही ब्लड गंदगी फैला करके रखूंगा और हर किसी को बोलूंगा बोले आप पानी पियो, और वो बोलेगा बोले नहीं यार ये तो मैं नहीं पी सकता, मेरा भाई आएगा या राजकुमार जी आएंगे या आप ही आएंगे, आप भी बोलेगे बोले अरे यार ये थोड़ा हाथ तो धो लेते हैं यार, इस चीज में तो कुछ नहीं था यार। तो ये चीजें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे भाई ऐसा रहते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें मैंने देखी है, कई जगह मैंने जाकर के देखा है। कुछ चीजें जो लोग मर जाते हैं आज भी हमारे भाई उस चीज को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इस चीज को छोड़िए ना पहले तो आप,
जो मर जाते हैं उनका उठा कर क्यों लाते हैं आप क्यों उनकी चीजों को अपने घर में रखते हैं? जो फेंक देते हैं वो लोग, उस चीज को क्यों रखना चाहते हैं आप उनको फेंकिए ना, आप उनको छोड़ के आ जाइए ना, छोड़िए। तो फिर हमारे इस चीज में हमें खुद को भी सुधार करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं यहीं पे ये जजमेंट आया और हमें तोड़ने की कोशिश की जाने लगी। कारण क्योंकि हम एक दूसरे के अंदर ही हमारे वर्ग में ही बुराइयां ढूंढने लगे हैं। ये उसको हमारे तोड़ने वर्ग की में बात ही है। बुराइयां ढूंढने लगे। बड़ा दिल रख के ओवर रिप्रेजेंटेड जो जातियां हैं ना, जिनका राजनीतिक सामाजिक रूप से जो ओवर रिप्रेजेंटेड है, उनको बड़ा दिल रख के अपने जो छोटे पिछड़े जो दलित भाई है, जो महादलित भाई है, उनको उठाना चाहिए। तो कोई एकता का हमें सवाल, एकता एक खंडित होने का सवाल ही नहीं उठता। एक चीज एक और निकुंज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देखिए, बहन कुमारी मायावती जी वर्मा जाति से आती हैं, चंद्रशेखर आजाद जी वर्मा जाति से आते हैं, नवाब सतपाल सिंह तंवर वर्मा जाति से आते हैं, अपने सुनील बैरसिया वर्मा जाति से आते हैं। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं जो भी आए हैं, आप कांजीराम जी वर्मा जाति से आते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक जाति को उठा करके चलना नहीं सीखा और ना ही किसी को सिखाया है, अपने वर्ग को उठा करके चलना सिखाया है। और जब ये चलना सिखाया है तो कहीं ना कहीं फिर मालवी भी कनेक्ट होने लगे, कहीं ना कहीं फिर वाल्मीकि भी कनेक्ट होने लगे और हमारा पूरा वर्ग उनके साथ कनेक्ट होने लगा। और आज ये कंडीशन है कि हमारे संभाग अध्यक्ष रहे, संभाग महासचिव अमन मकवाना जी भी रहे, और उसके बाद में प्रदेश में भी वाल्मीकि समाज भी आगे बढ़ रहा है। तो कई हर किसी को पद मिल रहा है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारे वर्ग में भी हम भेदभाव करते हैं, ये बहुत ही गलत है और ये अपने लेकिन ही लोगों के ऊपर एक बहुत सब गलत इल्जाम है। कैटेगराइजेशन का विरोध करना तो ऐसा जान पड़ता है। एक सब कैटेगराइजेशन का विरोध करना तो ऐसा लग रहा है जैसे लोग को कहते हैं ना, हिंदू को एक हो जाओ, और सब हिंदुओं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर तो हिंदुओं के साथ आगे बढ़ जाए ना। ये सब कैटेगराइजेशन का विरोध करना इसलिए सही है, उसका कारण ये है कि हम ये कहते हैं कि हम जातिगत एकता नहीं करना चाहते, हम सामाजिक एकता करना चाहते हैं। और अगर हम सामाजिक एकता करना चाहते हैं तो हमें जातियों को तोड़ना पड़ेगा। और अगर हम इसमें सब कैटेगराइजेशन का यदि हम ये चाहते हैं कि ये आ जाए, तो कहीं ना कहीं हम समाज को तोड़ करके एक जातियों को विखंडित कर रहे हैं और जातिगत एकता की बात करने लगे हैं। क्योंकि आज वाल्मीकि समाज होगा कि हम खड़े हो जाओ सब, मालवी समाज कहेगा कि हम खड़े हो जाओ सब, लेकिन वर्मा समाज कहेगा खड़े हो जाओ सब। लेकिन पहले क्या चलता था कि हम ठीक है डॉक्टर साहब, हमने सुना है बहुत अच्छे से। वाल्मीकि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमन जी, हाँ बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने जो कहा कि साफ सुथरे कपड़े पहनिए, तो आदरणीय डॉक्टर साहब आपसे से भी कहना चाहूंगा कि हम लोग स्वच्छता का काम भले ही करते हैं, लेकिन आज भी हम उतने अच्छे तरीके से रहते हैं जितने अच्छे तरीके से एक अधिकारी रहता है। हमारा समाज चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का हो, अपने कपड़ों से, अपने व्यवहार से आज भी उच्च कुशल के लोगों की तरह ही रहता है। वो एससी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करता। आज हमारे यहाँ कोई आता है ना, तो हम उसको घर बुलाते हैं, लेकिन अगर हम यदि किसी के घर के बाहर खड़े भी हो जाते हैं, चाहे वो हमारे से फटे कपड़ों में है, उसके कपड़े मेले हैं, लेकिन वो हमें, अगर हमारे एससी वर्ग का भी है, तो वो हमें अंदर बुलाने से सोच सकता है कि इनको बुलाए कि नहीं बुलाए। आप कपड़े की बात कर रहे हैं, आप गंदगी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप मुझे बताइए कि आपके मध्य प्रदेश में कितने विधायक हैं जो एससी वर्ग में वाल्मीकि समाज के हैं? कितने सांसद इस देश में जो एससी वर्ग के वाल्मीकि समाज से आते हैं? इस देश में कितने राज्यसभा सांसद है जो एससी वर्ग में वाल्मीकि समाज से आते हैं? आप बात कर रहे हैं एक समाज की, पूरा एक समाज की अगर बात मैं करूँ एससी वर्ग में, तो आप देखिए, आप कलेक्ट्रेट से ये लेकर के तो ऊपरी अधिकारियों तक जितने भी वर्ग ऑफिस हैं, सभी में एससी वर्ग के एक ही समाज का कब्जा बना हुआ है। आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कंपटीशन में हमसे नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कंपटीशन करने लायक है तो आप सामान्य वर्ग में एक बार जाके देखिए, हमारे साथ फिर कंपटीशन क्यों कर रहे हैं आप? हम तो अति पिछड़ी जाति है। हम भगवान के राजनीतिक आरक्षण का क्या? राजकुमार जी, एक बार मैं अपनी बात क्लियर कर लूं। पहले मैं किसी के बीच में बोला नहीं हूँ अभी तक, इसलिए थोड़ा सा मेरे को बोलने दे। देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हम कंपटीशन इनसे नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब सामान्य वर्ग में चले जाएं, क्योंकि हम तो अति पिछड़ी जातियों में आ गए हैं। हम उस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं जो शायद हमें लेना चाहिए था अब तक। हम लोग सुबह 9,000 रुपये, 6,000 रुपये, 5,000 रुपये की नौकरी में 8-8 घंटे काम करते हैं। उसके बाद हम किस तरीके से हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे? विचार करिएगा डॉक्टर साहब एक बार आप भी। अगर 6,000 रुपये कोई हमारा व्यक्ति कमा रहा है, तो प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ा पाएगा या सरकारी स्कूल में पढ़ा पाएगा? हमारा कोई व्यक्ति अगर कंपटीशन की तैयारी करेगा तो क्या वो कोचिंग क्लासेस कर पाएगा? आप बात कर रहे हैं, मैं वाल्मीकि समाज की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर उन समस्त पिछड़ी जातियों की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए लाभदायक हैं।
इस जजमेंट से उनको लाभ मिलेगा। और रही बात यहाँ पर एक दूसरे को इस वर्ग में तोड़ने की, तो आप देख लीजिए कि पंजाब में भी जब यह हुआ था और हरियाणा में ये हुआ था, तो वहाँ कोई भेदभाव और ये टूट फूट नहीं हुई थी एससी वर्ग में। ये तो आपको और हमारे एक राजनीतिक षड्यंत्र जो आप कुछ लोगों ने चलाया है, उसके तहत आप लोग ये बात कर रहे हैं। और आपकी बातों से हमें लग नहीं रहा है कि आप हमारे वही भाई हैं जो कुछ समय पहले हमारे साथ रहा करते थे। आज आपकी मानसिकता हमें कुछ और लग रही है। हाँ, ये चीजें तो हर कोई सोच सकते हैं, क्योंकि कि इसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ ही भाई ये चाहते हैं कि हाँ, इनका भी जो है सब कुछ बराबर मिल रहा है, उसमें से इनको ना मिलते हुए हमें ही मिल जाए। ये चीजें कहीं ना कहीं जो है एक गलत है, और ये हमें तोड़ने की एक साजिश में वो लोग कामयाब हो रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं इसी चीज में लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं किसी चीज के लिए ये जाति डिबेट नहीं कर रहा हूँ कि भाई मुझे आपसे कोई विरोध है या आपसे कोई भेदभाव है। मैं किसी पर्सनल चीज से, यहाँ तक कि अगर गलत करने वाला अगर कोई भी हो तो उसका भी मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज ये है कि कुछ जो गलतियां हो रही है, जो लोग कर रहे हैं साजिश, उसके हम शिकार होते जा रहे हैं। क्योंकि कि ये आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है, ये सभी को समान दिया गया था एसटी वर्ग में। अब जो भी इसमें आगे बढ़ रहा है, वो सभी इसका फायदा ले रहे थे। इसमें ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि समाज बहुत ही इनको कोई वर्मा या मालवी समाज जो है इनको पीछे धकेल देता है, या पैसे दे करके नहीं करने देता है, या फिर वही इनको तो नहीं लेने देता है, पहले हमें ले लो, ऐसा कुछ करने देता है। ये चीजें कहीं ना कहीं नहीं आती है। यहाँ पर जो भी होते हैं वो सब है। और रही बात विधायक सांसद वाली, तो आज अगर हर कोई पार्टी अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर बीजेपी जो मात्र सारंगपुर विधानसभा से वर्मा को टिकट देती, आज तक कोई मालवी को टिकट नहीं दिया। और कांग्रेस जो है वो मालवी को टिकट देती, किसी वर्मा को टिकट नहीं दिया, इसलिए सारे वर्मा एक साइड हो गए थे। तो वही कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि भाई अरे यहाँ पर ये पॉपुलेशन है किसी की, आपको कोई तो दे रही है। पॉपुलेशन है, वो हमें जिताएंगे या नहीं जिताएंगे, इस अनुसार वो टिकट देते हैं। तो कहीं ना कहीं वाल्मियों की संख्या कम है, इसलिए वो टिकट नहीं देते हैं। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि हमारी गलतियां हैं। अब तो आप हमारे अंदर या अपने ही भाइयों के अंदर कमियां ढूंढने लगे। पहले दूसरों के अंदर ढूंढते थे, आज हम पहले दूसरों का विरोध करते थे, आज हम हमारे भाइयों का ही विरोध करने लगे। कारण क्योंकि हम उनका ही अधिकार छीनना चाहते हैं, लेकिन वो हमें नहीं देना चाहते हैं, तो आज हम उनका ही विरोध करने लगे। ये तो गलत बात है। देखिए डॉक्टर साहब, हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि आज की जो वर्तमान स्थिति है वो किस तरीके की है। आज अगर एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति अगर एक चाय की दुकान खोल ले तो कोई उसकी दुकान पे जाएगा नहीं। अरे वो तो वाल्मीकि, उसके यहाँ कौन जाएगा। देखिए सुनिए, मेरी बात को सुनिए। आप यदि चाय की दुकान खोलेंगे, मेडिकल खोलेंगे, आप पोहे बनाएंगे, आपके यहाँ सब लोग आएंगे। लेकिन अगर एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति अगर एक दुकान भी खोल लेगा तो उसके यहाँ कोई नहीं जाएगा। आपके ही वर्ग का व्यक्ति, वही एससी वर्ग का, जिसे हम मालवी, बलाई, चमार, जाटव, अलग अलग नामों से, मेघवाल, अहिरवार, रेगर, डोम, अन्य नामों से जानते, तो कोई भी व्यक्ति उसमें से 10% लोग जो बाबा साहब को मानते होंगे, वही लोग उस व्यक्ति की दुकान पर जाएंगे। तो उस व्यक्ति की तो स्थिति मजबूत है नहीं, वो आपसे किस तरीके से कंपटीशन करेगा। और वो आपके अधिकार को थोड़ी छीन रहा है, वो तो जो उसे सुप्रीम कोर्ट दे रहा है वो उस अधिकार की बात कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है, उसका स्वागत कर रहा है। वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट अलग से नहीं दे रहा है। अगर वो ये करता है कि हाँ, हम जितना इनको मिल रहा है उतना तो इनको मिलेगा, वहीं पे जो अति दलित जातियां हैं इनको ज्यादा मिलेगा, तो कोई उसमें कोई रोकथाम नहीं थी या कोई उसका विरोध नहीं था। लेकिन कारण क्या हो रहा है कि इसमें सब कैटेगराइजेशन हो रहा है कि आप जो जिनको जो मिल रहा है उसमें से तो खा जाएंगे और इनको दे देंगे। कहीं ना कहीं ये चीजें गलत हो रही है। अगर किसी अति दलित जातियों को अलग से दिया जाता तो हमें बड़ा मंजूर था कि चलो ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं ऊपर आकर के रहेंगे। लेकिन अभी भी कोई समाज दलित जातियों में तो कोई समाज अभी ऊपर नहीं उठा है। आप देखिएगा, एसटी और एसटी कैटेगरी से ऊपर है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में भी अभी सब कैटेगराइजेशन नहीं हुआ है, उनमें भी ओबीसी वर्ग में भी सभी को समान आरक्षण मिलता है जितनी जातियां हैं। लेकिन हमने इस चीज में तोड़ने की कोशिश की गई और हम उस चीज में लड़ने लग गए, वहीं पे वो लोग कामयाब होने लग गए हैं। अब इस चीज को आप समझिए थोड़ा सा। इसकी शुरुआत किसने की है? किसने इसकी शुरुआत की है? हम तो उसके समर्थन में बैठे थे। हमने ना बंद का आह्वान किया ना बंद का विरोध किया। हमने तो ये कहा है कि भाई जो बंद कर रहे हैं वो इन चीजों का भी विरोध कर ले। आज बात कर रहे हैं आप तो कॉलेजियम सिस्टम का भी विरोध भारत में बंद होने के लिए होना चाहिए कि भारत बंद कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हो। लेटरल एंट्री के खिलाफ भारत बंद होना चाहिए। इन चीजों के खिलाफ भारत बंद क्यों नहीं हो रहा है?
आज अगर एक अपने घर में अपने भाई को अगर कुछ चीज मिली है तो हम उसके विरोध में अपना भारत बंद कर रहे हैं, हमारे भाई का विरोध कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि वो लोग जो चाहते हैं वो हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के ऊपर गलती नहीं सौंपनी चाहिए, एक वर्ग को गलती नहीं सौंपनी चाहिए। नहीं देखिए, सबसे ऐसा बड़ा है कि दुर्भाग्य अगर ये है ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस का का बिल फैसला पास अगर हुआ आता, था तब सड़कों पे नहीं आया समाज। नहीं जब देखिए, एक बात ईडब्ल्यूएस मैं का बिल स्पष्ट कर पास देना हुआ चाहता हूँ। और हमारे ही व्यक्ति ने पटल पे बिल रखा, उस समय भारत बंद क्यों नहीं किया गया, उस समय समाज सड़कों पे क्यों नहीं आया? आज जब अपने ही देखिए, महादलित समाज के लोगों को जब अधिकार देने की बात आई है तो हम भारत बंद करेंगे। नहीं देखिए, ईडब्ल्यूएस की जब इसमें बात आई ऐसा थी है, तब कहाँ गए थे हम लोग? देखिए इसमें ऐसा है कि एक भाई भी भाई का अगर हक किसी दूसरे भाई को दिया जाएगा, अगर पिता भी अगर किसी एक भाई का अधिकार छीन करके दूसरे को देगा, तो उसमें कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े या वाद विवाद तो होगा। तो इसमें ऐसा है कि अगर उसको अगर अलग से देगा तो वो चलेगा। यहीं पे बात ये आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि ये अति दलित जातियां हैं और इनको जो आरक्षण मिल रहा है ये कम पड़ रहा है, इसलिए इनको और आरक्षण दिया जाए, ना कि जो इसमें जो जातियां हैं इनका आरक्षण कम किया जाए। ये ना करते हुए अगर ये अति दलित जातियों को और आरक्षण देता तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, बड़ी खुशियां होती, हम पटाखे जलाते। लेकिन वही क्या हो रहा है कि कुछ जातियों का आरक्षण कम कर दिया गया और वो जो है इन्हीं में दे दिया गया ताकि ये लड़े आपस में ही। ये आज एक दूसरे का खड़े हुए हैं, लेकिन आप ये एक लड़ने लग काल्पनिक गए। बात कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है। आप हाँ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम संविधान की किताब उठाने वाले लोग हैं, संविधान की सबसे प्रमुखता से बात करने वाले लोग हैं। आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे पॉसिबल होगा अलग से? अपनी संख्या कितनी है? 15%। तो 15% आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशनली है, तो आप संवैधानिक कैसे तरीके से तो पॉसिबल? इसको भी पॉसिबल नहीं है। आप संवैधानिक तरीके से संविधान कहीं ना कहीं इसकी कहीं पे भी इजाजत नहीं देता है। आप पूरा संविधान उठा करके देख लीजिएगा, संविधान का आर्टिकल 15 का भाग 4, आर्टिकल 16 का भाग 4, आर्टिकल 341 का भाग 341, आर्टिकल 342 इस चीज की कहीं पे भी इजाजत नहीं देता है हमें कि कहीं ना कहीं एससी और एसटी वर्ग में सब कैटेगराइजेशन हो। इस चीज की कहीं पे ये इजाजत नहीं देता है। इस चीज का इंटरप्रिटेशन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में, और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया है। क्या होता है, संविधान संविधान का गार्जियन हमेशा से सुप्रीम कोर्ट रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में हमें भरोसा होना चाहिए, हमें अपना भरोसा दिखाना चाहिए। इसमें इसका इंटरप्रिटेशन आप या मैं तो नहीं करेंगे कि भाई एक्सप्लिसिटली कहीं पे सब कैटेगराइजेशन शब्द मेंशन नहीं है, इसका मतलब उसका इंटरप्रिटेशन वैसा निकल ही नहीं सकता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का है और उसका अधिकार है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है 143 में। नहीं, 143 जो कहता है और 142 143 जो कहता है उसके अनुसार कहीं ना कहीं ये जरा सा मुद्दा उठा रहे हैं और उसके आधार पर ये परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लेकिन उसके कहीं लिए ना आप कहीं हमारी जो कोलिजियम का विरोध कीजिए, आप कोलिजियम का विरोध कीजिए, उसमें सब कैटेगराइजेशन का नहीं, सब कैटेगराइजेशन का कोई संविधान में जो है इसका प्रावधान नहीं है, इसलिए हम एससी और एसटी वर्ग में सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। और क्रिमिलियर का जो था वो सिर्फ ओबीसी वर्ग के लिए था, इसलिए आप उसको एससी और एसटी में भी लागू नहीं कर सकते। इसलिए हर कोई सड़कों पे तो आएगा, नहीं कर सकते, ये भी सड़कों पे तो मेंशन नहीं है आएगा, ना, यही सड़कों पे तो नहीं आएगा कर समाज। सकते, वो भी क्योंकि अगर मेंशन नहीं है ना। किसी का हक छीन करके यदि आप किसी और को दोगे तो कोई ना कहीं सड़कों पे तो आएगा समाज। इसलिए क्योंकि कि ये हक तो हमने छीना ही नहीं जा तोड़ने रहा की है, साजिश। हक छीना थोड़ी नहीं जा रहा है, उसमें से जो महादलित है अपने भाइयों को दिया जा रहा है, उसमें छीनने वाली कोई बात ही नहीं है। आपके पास 100 रुपए है, उसमें से 100 रुपए में 50-50 दोनों भाइयों को दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपके पिताजी 75 रुपए एक भाई को दे देंगे और आपको 50 दे देंगे तो कोई आपत्ति नहीं रहेगी। लेकिन आपको 25 रुपए देंगे और एक को 75 दे देंगे तो बताइए फिर आपत्ति होगी कि नहीं? जो आपको 50 मिलना चाहिए था वो तो पहले ये था कि पूरा 100 में ही खींच के खा जाता था, अब उसमें से किसी को 25 मिल रहे हैं, तो ऐसा क्यों मिल रहा है, इसको 25 क्यों मिल रहा है? नहीं, तो ये पहले मैं ही खा जाता था अकेला। नहीं, उसमें क्या है कि बराबर बराबर मिलता था, और बराबर में भी हम ये चाहते हैं कि देखो, मुझे तो मान लीजिए कि मैं सोच लेता हूँ कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, वही अमन भाई सोच लेंगे, अमन जी सोच लेंगे कि मुझे भी इस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है, रिमूव हो गए। हाँ निकुंज जी, अगर संविधान के आपने अभी बताया था कि संविधान के अनुसार ये पॉसिबल नहीं है कि अलग से कहाँ से पड़ेगा, इस पर एक बात वो भी आती है कि ईडब्ल्यूएस अलग से कहाँ से आ सकता है।
कि देखो ईडब्ल्यूएस का प्रावधान जब किया गया तो पार्लियामेंट ने बाय लॉ किया है। अब जब पार्लियामेंट ने बाय लॉ किया है, आप ही के मंत्री, हमारे अपने मंत्री थावरचंद गहलोत ने उसे पटल पे रखा है। तो चूंकि उस समय संविधान में विपक्ष के पास इतनी ताकत थी नहीं, तो भाई जिन जिन नेताओं को आप यहाँ पे चुन के भेजते हो, 82 लोगों को चुन के आप भेजते हो, उन्हें किसी भी पार्टी लाइन से अलग जाकर उसका विरोध करना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप पार्टी लाइन से बाहर जाके तो विरोध करना ही चाहिए था, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो बहन जी मायावती है, भाई चंद्रशेखर आजाद रावण है, हमारे तंवर साहब है, हमारे बावन मेश्राम साहब है, आप उस समय भारत बंद करने क्यों नहीं आए? उस समय भारत बंद क्यों नहीं किया गया? भारत उस समय भी होना था। हाँ वही, जब ईडब्ल्यूएस दिया गया तो तब भारत बंद क्यों नहीं किया? तब क्यों नहीं किया गया? आज आपके महादलित भाइयों का अधिकारों की बात आ रही है तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। अभी आपकी राजनीति रोटियां आप नहीं सेक पा रहे हो, तकलीफें हो रही है तो पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन उस समय जब ईडब्ल्यूएस का मुद्दा था तो वहां पे कोई भारत बंद करने नहीं आया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी अमन जी देखिए निकुंज मालवीय जी, कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि अगर किसी के हाथ में कुछ चीज है और वो उसका लाभ ले रहा है, अगर उसी का लाभ उसके भाई को भी मिलने लगेगा तो पेट में दर्द तो होगा ही कि भाई अब ये लोग हमारी बराबरी करेंगे। तो सीधा सा मसला ये है ना भाई कि किसी का हाथ में अगर 10 रुपए है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि 100 रुपए हैं और 50-50 दो भाइयों में दे दिए, तो वो 50 रुपए का दर्द उनको है, वो चाहना है कि इनको 25 ही रुपए मिले। तो 50 रुपए जो मिल रहे हैं उनको दर्द इस बात का है कि इनको 25 ही मिले, ये पीछे हैं तो पीछे ही रहे। वो बात हो गई ना कि जैसे ब्राह्मण होता है, दलितों में ब्राह्मण लोग हो गए कुछ। हाँ वही यहाँ पर जो है, आज डॉक्टर साहब ने उसी तरीके की एक बात कही है। सारी जितने भी मैंने इसलिए उनसे ये भी कहा कि शायद मुझे वो डॉक्टर साहब आज नहीं दिख रहे हैं जो पहले कुछ समय हमारे साथ हुआ करते थे। आज विचारधारा उनकी पूरी चेंज रही, वरना डॉक्टर साहब हमारे साथ काफी सड़कें जाम की हैं, आंदोलन समाज के लिए उन्होंने हमारे साथ किए हैं, लेकिन आज जिस तरीके से वो बात उन्होंने की है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि आज वो हमारे पूर्ण रूप से विपक्ष में बैठे हुए थे और हम उसके समर्थन कर रहे थे कि ये जो जजमेंट है ये सही है। और एकता की जिम्मेदारी हमेशा जो प्रिविलेज्ड है उनमें ही होनी चाहिए। एकता हमेशा वही व्यक्ति करेगा जो प्रिविलेज्ड है। जो एक वो भी सवाल उठ के आया था कि जिन लोगों को आरक्षण उन्हें दोबारा ना मिले, अर्थात जो व्यक्ति टीचर बन चुका है, कोई व्यक्ति वो उसका हम बिल्कुल प्रखरता के साथ में उसका विरोध करते हैं, जिसका क्रिमिलेयरिटी कॉन्सेप्ट है वो भी, कि एक बार मिल चुका है दूसरी बार ना मिले या फिर आर्थिक आधार पे क्रिमिलेयर कर दिया जाए, तो वो तो गलत है। देखो उसका पीछे ये कारण है कि एक्चुअल में हमारा भी रिप्रेजेंटेशन है नहीं। भारत सरकार का डेटा है कि 89 जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे वहां पे सिर्फ 2 ही लोग जो थे वो एससी कैटेगरी से, एक ओबीसी थे। तो जब तक कि उच्च स्तर की ब्यूरोक्रेसी में हमारे लोग नहीं जाएंगे तब तक तो यह है कि क्रिमिलेयर का कॉन्सेप्ट आ नहीं सकता। अगर टीना डाबी मैम 21 साल की एज में अगर आईएएस ऑफिसर बन सकती है, वो इसलिए बन सकती है क्योंकि उनके माता पिता भी ऑलरेडी ऑफिसर्स थे। कोई मजदूर का, गरीब का, दलित का बेटा 21 की उम्र में नहीं बन पाएगा। 21 क्या, वो तो 42 की उम्र में नहीं बन सकता, सुविधा है ही नहीं ना उनको। तो वो हम उसके खिलाफ है। तो उसके जो कलेक्टर के जो बच्चे हैं उनको आरक्षण ना मिले, क्योंकि उनके पास तो वही ने बताया ना 21 साल की उम्र में टीना डाबी ही बन पाएगी। और अगर टीना डाबी बन पाएगी, मैं आपको बताता हूँ, जेएन कंसोटिया साहब 89 बैच के आईएएस ऑफिसर है। जब जेएन कंसोटिया साहब अभी मध्य प्रदेश में वन विभाग के एसीएस बनते हैं, तो साहब वहां पे जब एसीएस रहते हैं तो वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए एससी की 56 और एसटी कैटेगरी की 74 वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी निकालवाते हैं। और कैसे, ये सारी बैकलॉग की वैकेंसी है। तो वहां पे पता चलता है कि रिप्रेजेंटेशन कितना जरूरी है। तो क्रिमिलेयर तो इसे होना ही चाहिए क्योंकि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं हम लोगों का। मैंने आपको बताया कि 89 जॉइंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी में केवल 2 एससी के हैं और एक ओबीसी के हैं। तो आईएएस का बेटा 21 की उम्र में आईएएस बनेगा, और जो 21 की उम्र में आईएएस बनेगा वही हायर ब्यूरोक्रेसी में जाके अपने स्थान में पाएगा। तो इसमें तो क्लियर कट है, मतलब कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब फिर से जुड़े हैं।
आप बोलते बोलते कट गए थे, वापस कट गए। मैं चलूंगा क्योंकि लगभग 12 बजने वाली है, समय काफी हो चुका है। ठीक है, अभी समय भी हो चुका है, मतलब समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी आपका भी कि आपने हमें बुलाया। जी। ठीक है, खत्म करते हैं। तो नमस्कार साथियों, आज SC ST और जो उपवर्गीकरण क्रीमिलेयर को लेकर जो हमने चर्चा की, वास्तव में यहाँ पर हमारे साथ में एक वर्मा समाज से थे हमारे डॉक्टर सूर्यवंशी जी, एक मालवी निकुंज मालवीय जी, एक वाल्मीकि अमन मकवाना जी, और काफ़ी गहन चर्चाएं हुई हैं, जिसमें आप स्वयं देखिए कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या गलत। देखें और समझें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रियलिटी क्या है। लाइक कमेंट शेयर करें और सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे, नमस्कार।